सो यूट्रिफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम क्या होता है? एल्गल ब्लूम क्या होता है? सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी विच इज नॉट सस्टेन्ड बाय द लेक इकोसिस्टम। उस एल्गल ब्लूम को सस्टेन नहीं कर पाता है एंड सडनली द लेक इकोसिस्टम में डाई। ठीक है। एल्गल ब्लूम क्या होता है? सडन ग्रोथ ऑफ एल्गी स्पेशली इन द शैलो वाटर बॉडी ब्लॉकिंग सनलाइट। तो ये हार्मफुल नहीं होती इन अ शॉर्ट, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। तो जो एल्गल ब्लूम होता है हमेशा हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये क्या करते हैं? दे चेंज द कलर ऑफ द लेक बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन and they increase the BOD and COD demand of the lake and also produce toxin and लेक क्या हो जाती है? एनॉक्सिक हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाती है लेक में। तो अगर ब्लूम हो जाता है, BOD COD बढ़ जाता है एंड टॉक्सिन रिलीज करते हैं, एनॉक्सिक बन जाता है एनवायरमेंट, दे कॉज द डेथ ऑफ द लेक। समटाइम्स algal blooms are helpful as they form the base of the food chain. algal bloom they act as a base of the food chain. So causes of eutrophication क्या होता है? जैसे नाइट्रेट्स और फॉस्फोरस, ठीक है, वो एक्सेसिवली हमारे फूड हमारे कहते हैं एग्रीकल्चर से चले जाते हैं वहाँ पे ओशन में एंड एक्सेसिव क्या हम कर रहे हैं? अब ना डंपिंग कर रहे हैं बायोलॉजिकल वेस्ट की, एक्सेसिव डंपिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये फॉस्फोरस और नाइट्रोजन हो सकता है। और एक्वा कल्चर कर रहे हैं। एक्वा कल्चर में क्या होता है? देखो वैसे नॉर्मली क्या होता है, फिश क्या करती है? एक्सक्रीटा निकालती है, उससे क्या होता है? उससे न्यूट्रिएंट की तरह काम करता है। एक्वा कल्चर में हम एडिशनल न्यूट्रिएंट्स डालते हैं। तो एक्वा कल्चर में क्या होता है? एक्वा कल्चर फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है, जो भी डालते हैं न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, तो उससे क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन ब्लूम होता है, उससे क्या होता है? फिशेस बढ़ती है, फिश बढ़ती है, एक्सक्रीटा बढ़ता है, एक्सक्रीटा बढ़ता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, मतलब एल्गल ब्लूम होता है। एक्वा कल्चर में भी एल्गल ब्लूम होता है बिकॉज एक्वा कल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं फिशेस की ग्रोथ के लिए, बट पता ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन जिस पे फिशेस सर्वाइव करती है। तो जो फिशेस ज़्यादा ग्रो करेंगे तो क्या करेंगे? एक्सक्रीटा निकालेंगे, न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगा एंड इट लीड टू एल्गल ब्लूम इवन इन लाइक एक्वा कल्चर। तो एक्वाकल्चर में क्या करते हैं? वी ग्रो द फिश एंड सेलफिश एंड द एक्वेटिक प्लांट इन द वाटर विदाउट सॉइल। सो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम न्यूट्रिएंट डालते हैं, फूड डालते हैं, वो सॉइल के बिना कर रहे हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम न्यूट्रिएंट्स अलग से डालते हैं, फूड अलग से डालते हैं। तो रिसेंट टाइम से इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूटर ऑफ दिस एल्गल ब्लूम इन द रिसेंट टाइम्स इज अ इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूटर। जैसे फ्लड्स आते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट पानी में चले जाते हैं, उससे होता है एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, आ जाते हैं वेदरिंग और इरोजन से, उससे भी एल्गल ब्लूम होता है। सो नाइट्रोजन को फर्टिलाइजर में कम करके हम एल्गल ब्लूम कम कर सकते हैं। कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट इज डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस बिकॉज इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट का, तो इट डज नॉट लीड टू द एल्गल ब्लूम। तो मोर इसमें क्या करते हैं? कंपोस्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, तो ये जो फर्टिलाइजर्स होता है उसका कम यूज करना पड़ता है, नाइट्रोजन फास्फोरस को ब्रेक कर देते हैं, सो इट फर्दर डू नॉट लीड टू द एल्गल ब्लूम। So the nutrient that is deficient in nitrogen and phosphorus, and thus it break the cycle of algal bloom. This is stop the cycle of eutrophication. तो प्रीसीजन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट फार्मिंग। तो प्रीसीजन एग्रीकल्चर में सैटेलाइट में देख लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो प्रीसीजन में प्रीसीजन यूज करके एग्जैक्ट वही न्यूट्रिएंट लगाते हो दैट इज रिक्वायर्ड। प्रीसीजन एग्रीकल्चर से पता है कि अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आने वाले हैं, यहाँ से पानी आएगा तो अब मॉइस्चर अप्लाई मत करो। सपोज ये बोल दे कि यहाँ पे ये NPK, इसमें रेशियो इसका ये है, सपोज NPK 4:2:1 है, ऑलरेडी इसका 3:2:1 है, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन मिला दो। तो इस तरीके से प्रीसीजन एग्रीकल्चर हो सकता है। एक IIT एक आया में अहमदाबाद से निकला हुआ बंदा था, उसने प्रीसीजन एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। नाउ यू एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज यू कैन बाईपास ऑल द requirement that is required to export the material to the other countries. So already person who was educated he could do that. तो precision agriculture में you don't need machines, you need laptop, you need iPad, जिससे आप सैटेलाइट का डेटा यूज करके you can see कि फील्ड में कहाँ कहाँ क्या चीज़ लगानी है, क्या नहीं लगाना है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर आप सैटेलाइट फार्मिंग करते हो, आप सैटेलाइट का डेटा यूज करते हो एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सैटेलाइट का डेटा यूज करते हो एंड इज अ गेम चेंजर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कैन बी ए गेम चेंजर। ये इससे इनपुट कॉस्ट कम हो जाती है, ईल्ड बढ़ जाती है पूरे नॉन फूड क्रॉप की। एंड इसमें क्या करते हैं? इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फार्मिंग में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिजिटल फार्मिंग। Is use blockchain technology in the farm management, therefore it is known as digital farming. So they use it blockchain technology in the farm management, therefore it is known as digital farming. So इसमें machinery and tractors can be fitted with devices, ठीक है, sensors. तो इसे फार्मर को एडवाइस कर सकते हैं कितना इनपुट डालना है। तो जो प्रीसीजन एग्रीकल्चर है उसको हम टाई अप कर सकते हैं विद द ई-नाम। तो ई-नाम में डायरेक्टली फार्मर कैन सेल द मार्केट प्रोड्यूस टू एनीबॉडी इन द कंट्री। So इसमें क्या होता है? इंक्रीज द इनकम ऑफ द फार्मर। Besides application of irrigation to different parts of the farming using drip irrigation technology. तो यहाँ पे क्या यूज करते हैं? ड्रिप इरीगेशन टेक्नोलॉजी।
देन एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, तो फर्टिलाइजर्स हम यूज कर सकते, लगा सकते हैं ड्रिप इरिगेशन यूज के, हम फर्टिलाइजर डाल सकते हैं यूजिंग ड्रिप इरिगेशन. It will reduce the environment degradation, will reduce the bioaccumulation, will reduce the eutrophication, overcome the variation in the monsoon, and less fertilizer and pesticide होगा. Negative क्या है? बहुत ही initial cost is very high, 2 lakh per hectare initial cost is very high. When we can do conservation agriculture, management of the soil cover, minimum disturbance of the soil, and crop diversification. So conservation agriculture, that is maintenance of the soil cover, minimum disturbance of the soil, and crop diversification. So conservation agriculture में set of soil management practices है. Soil management practices में क्या करता है, हम जैसे वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सॉइल कवर, एंड देन जीरो टिलेज, हैवी मशीनरी को नहीं यूज करते हैं, और ऊपर से मोनोकल्चर नहीं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं. So what is conservation agriculture? So it is a set of the soil management practice based on the minimum distribution of the minimum disturbance of the soil structure and use of the natural biodiversity, no burning of the crop residue as it kill microorganisms and also increase environment pollution, and utilization of the green manure. तो हमें और क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है एंड रेगुलर क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, एंड परमानेंट सॉइल कवर व्हेन लैंड इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर, जब यूज नहीं करे तो परमानेंट सॉइल कवर रहेगा. इंटीग्रेटेड पेस्ट मैकेनिकल ट्रैफिक ओवर द सॉइल, मैकेनिकल ट्रैफिक बहुत कम होगा सॉइल के ऊपर, मतलब ट्रक्स व्रक्स चलाना, limited mechanical traffic over the soil, and are promoting organic or using organic agriculture and region and the crop rotation. So जो conservation agriculture है, it is against the principle of the first green revolution. First green revolution में क्या था, high yield seeds variety, high yield variety of the seeds, and assured irrigation and organic chemical for fertilizer, organic and scientific chemical fertilizer and pesticide. इसमें था high yield variety seeds and assured irrigation and synthetic chemical fertilizer and pesticides. So conservation agriculture क्या ये high yield variety seeds के against है, नहीं, तो इसमें ज़्यादा बुरी नहीं. high yield variety seeds do not require large amount of water, hybrid seed require large amount of water. So high yield variety नहीं, जो basic seeds होती है that require large amount of water. So it is not against the conservation agriculture, is not against the assured irrigation. ठीक है, assured irrigation ठीक है, जैसे आप नॉर्मल पानी दे रहे हो, कैनाल इरिगेशन से हो सकता है, सैलिनाइजेशन, assured irrigation के किसके, but it is against the use of synthetic chemical and fertilizer and pesticides. तो zero tillage and land sparring एक concept है where the conservation and production can go hand in hand to increase the yield of the farming. Some amount of the land should be left, but to increase the yield of the farm, some amount of the land should be left fallow. To increase the yield of farm, some amount of the land should be left fallow. अनवाइबल है, अनवाइबल है क्योंकि मल्चिंग कराएंगे लेफ्ट ओवर लैंड में, इंडिया में लैंड प्रेशर इतना ज़्यादा है तो वाइबल नहीं रहेगा लैंड को खाली छोड़ना. सो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में कुछ कुछ चीज़ें वाइबल नहीं है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज लैंड प्रेशर बहुत ज़्यादा है. सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ, so sustainable agriculture is an integrated system of plant and animal practices site different application. For example, zero budget natural farming. The sustainable it defines an integrated system of plant and agriculture practices site specific application for longer time. Zero budget natural farming is a sustainable agriculture. So sustainable agriculture is promoting with agriculture and it's promoting with animal and agriculture farming on the same piece of the land. Agriculture भी animal भी हो same piece of land में. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फार्म जो रेसिड्यू है यू आर यूजिंग एज अ फॉडर फॉर द एनिमल, एंड एनिमल का जो एक्सक्रीटा है, एनिमल वेस्ट है, यूजिंग एज अ एग्रीकल्चर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स. तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में यूज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूमिनस प्लांट, फॉर एग्जांपल राइजोबियम, लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम बैक्टीरिया. फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो टिलेज, विंड ब्रेकर, decreasing the use of chemical fertilizers, decreasing cell erosion, use of micro irrigation practices, vermicomposting, mulching increases sustainable agriculture. So climate change proof agriculture बनाने ने काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने लॉन्च किया है नेशनल NICRA. So what is NICRA? That is National Initiative for Climate Resilience Agriculture. National Initiative for Climate Resilience Agriculture. National Initiative for Climate Resilient Agriculture. We must stop eutrophication, decrease pollution, and strengthening laws and regulation for point and non-point sources in water pollution. Point sources, for example, यहाँ पे एक सीवेज एक पाइप लगा है, उससे जा रहा है,
नॉन पोरेंट सोर्सेज कि फार्म्स ऐसा बहुत सारे फार्म्स है क्या जा रहा है गंदगी जा रही है, तो इट इज अ नॉन पोरेंट सोर्सेज। तो क्रिएशन ऑफ द राइपेरियन बफर, राइपेरियन बफर मतलब जो लैंड है और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके बीच में आर्टिफिशियल लेक क्रिएट कर दो। तो क्या होगा, पहले यहाँ पे जाएगी जो भी गंदगी होगी, फिर धीरे धीरे पानी में जाएगी, तो धीरे धीरे जाएगी तो पानी क्या करेगा उसको, जैसे हमें नेचुरल टेंडेंसी टू डिग्रेड इट एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड। तो riparian buffer is a transition water body area between the land and the aquatic and the lake, between the land and lake, यानी नेचुरल भी हो सकते हैं आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो रिड्यूस करना वाटर पोल्यूशन, फिल्ट्रेशन करना पानी का, फिर क्या करना सिल्टेशन। सिल्टेशन की मीन्स जो सिल्ट जमा हो जाता है एट द बॉटम ऑफ द रिवर उसको रिमूव कर देना, तो क्या होता है पानी उसका बढ़ जाएगा, पानी जाने की जगह बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर फ्लड नहीं आएगी। सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, वाटर इज stand in large reservoir and the material collect the bottom and then remove। तो इसमें क्या होता है सेडिमेंटेशन में पानी को इधर से छोड़ जाता है, तो क्या होता है पानी जो मटेरियल होता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो फिर क्या होता है इस मटेरियल को रिमूव कर लिया जाता है। तो फ्लॉक्यूलेशन में क्या, कोएगुलेशन में क्या होता है, इसमें केमिकल वाटर सब्जेक्टेड टू द केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में एलम यूज होता है। तो फ्लॉक्यूलेशन में कोएगुलेशन में केमिकल ट्रीटमेंट एलम यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट एसाइलेटेड, एंड ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म प्रेसिपिटेट व्हिच कैन बी रिमूव। फिर उस प्रेसिपिटेट को रिमूव कर सकते हैं बाय सेडिमेंटेशन। तो पुराने जमाने में लोग कैसे फिल्टर करते थे, लोग क्या करते थे कपड़े एलम डाल देते थे, पानी में सेटल हो जाता था एलम डाल के, जितने भी सेडिमेंट्स होते थे फिर इसको फिल्टर कर देते थे तो कपड़े से, तो सारे सेडिमेंट्स निकालते थे, कपड़े से पानी फिल्टर हो जाता था। डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं, एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड वाटर उसे ट्रीट किया जाता है विद द क्लोरीन, लाइक डिसइंफेक्शन किया जाता है विद द क्लोरीन, यूवी रेज, ओजोन, सिल्वर आयंस डील किया जाता है, डिसइंफेक्शन किया जाता है। क्लोरीन से दिक्कत हो जाती है, क्लोरीन पोल्यूशन हो जाता है। लेकिन सो डिसइंफेक्टेंट में हम क्या ऐड कर रहे थे, हम क्या ऐड करते हैं क्लोरीन। कोएगुलेशन में हम ऐड करते हैं एल्यूमिनियम। सॉफ्टनिंग में क्या होता है, एडिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस टू द हार्ड वाटर, सो दिस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग, एडिंग कैल्शियम मैग्नीशियम आयन टू हार्ड वाटर। तो एरेशन क्या होता है, प्रोसेस by which water is made for the drinking water को और ये लाइक योग्य बनाया जाता है by allowing the water to pass through the water, उसमें ऑक्सीजन पास किया जाता है थ्रू द वाटर। तो ऑक्सीजन बढ़ती है, देयरफॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस, ऑक्सीजन बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस। सो बायोरेमेडिएशन क्या है, जनरल टर्म है टू कंट्रोल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन करने के लिए कंट्रोल करने के जनरल टर्म है। वाटर एंड the process of bioremediation, water and land uses the same technique to break down organic matter, एनवायरमेंट मटेरियल को ब्रेक डाउन के लिए वाटर एंड लैंड सेम टेक्निक का यूज करते हैं टू ब्रेक डाउन द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, एनवायरमेंट मटेरियल टू ब्रेक डाउन द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट, वाटर एंड लैंड यूज द सेम टेक्निक टू ब्रेक डाउन द एनवायरमेंट पोल्यूटेंट्स। सो बायोरेडिएशन क्या होता है, कंटामिनेटेड मटेरियल को एक्सपोज किया जाता है विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, तो इससे क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द डिकम्पोजिशन ऑफ द पॉल्यूटेड मटेरियल एंड कंटामिनेंट्स। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट यूज टू ब्रेक डाउन द हैवी मेटल, जैसे लीड मरकरी हो गया, लैड हो गया, इनको नहीं ब्रेक डाउन कर सकता बायोरेमेडिएशन, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द केस ऑफ ऑयल स्पिल में बायोरेमेडिएशन का यूज करते हैं। तो रेलवे क्या करें, बैक्टीरिया लेके आ रहे हैं आर्टिक और नॉर्डिक कंट्रीज से, रेलवे में डालेगा बिकॉज रेलवे जो खाते हैं वही को फेंक देते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए दे आर ब्रिंगिंग दिस बैक्टीरिया फ्रॉम आर्टिक।